जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में सामान्य अध्ययन में आज हमारा पहला क्लास होगा और इस क्लास में जो हम टॉपिक सिलेक्ट किए हुए हैं वह आपका होगा वस्तु एवं सेवा कर। यानी वस्तु एवं सेवा कर से बनने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बार अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो प्रत्येक सेट में यहाँ से एक सवाल 100% आया हुआ है और कई कई सेट तो ऐसे हैं साथी जहां पे यहाँ से कितने सवाल आए हुए हैं, 2 सवाल आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी सेट हुए हैं आप देखिएगा हर सेट में आपको यहाँ से सवाल मिलेगा। ठीक है, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है दोस्तों, इस पूरे सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी टॉपिक दी हुई है सबसे पहले उन टॉपिक से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग मिक्स टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप प्लीज ऑफिशियल सिलेबस का जो हमारा जीएस वाला पार्ट है और हिंदी वाला, ये दोनों हम आपको यूट्यूब पे कवर करा देंगे चैप्टर वाइज। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। साथ ही आपका ऑफिशियल सिलेबस है, अगर आपका मन करे तो आप ये मैथ और रीजनिंग का भी अपना रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी चैप्टर वाइज ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करें और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से पूछता मैं एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर हमसे। ठीक है, चलिए एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक राष्ट्र एक कर जो प्रणाली है, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से जो आपका यहाँ पे जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर, पहली बात तो याद रखिएगा, के रूप में कब आरंभ किया गया था। यहाँ पे जीएसटी होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए जीएसटी को कब शुरू किया गया था। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये डेट आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है पर पूछ सकता है। याद रखिएगा साथी, ये जो लागू हुआ ना, यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। पहली बात तो आखिर में किसके कहने पर शुरुआत किया गया था जीएसटी को, तो अगर देखा जाए साथी तो वर्ष 2003 में, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक कमिटी बनी थी जिस कमिटी का नाम था केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे एक कमिटी का नाम, ये पेपर में आया हुआ है, इस समिति का नाम है साथी केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स। और इन्होंने सबसे पहले नाम लिया था किसका, कि एक दुनिया होगी जिसका नाम होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी जीएसटी। ठीक है, तो 2003 में इन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार है और उस समय कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले 2006, ठीक है, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने, ध्यान रखिएगा 2006 और 7 की घटना है साथी, जब 2006 और 7 का बजट लाया गया था उस समय सरकार के द्वारा, उसके भाषण में सरकार ने एक शब्द प्रयोग किया जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, और ये एक प्रस्ताव पेश करता है इसी बजट में 1 अप्रैल 2010 के समय, इसी बजट के कहने पर 1 अप्रैल 2010 में साथी प्रस्ताव पेश करता है। पर यह सवाल आपसे कभी नहीं एग्जामिनर पूछेगा, जानकारी के लिए जानिए, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन अंततः ये लोग लागू नहीं कर पाए। हालांकि ये समिति का नाम आप याद रखना, ये पॉइंट आपसे नहीं पूछेगा। स्पष्ट रूप से जीएसटी, आप जानते हैं मोदी जी की सरकार आती है तो इसके बाद आप देखोगे कि 1, ठीक है, जुलाई 2017 से साथी, 1 जुलाई 2017 से एक राष्ट्र एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स के रूप में लाया गया किसको, तो आप बोलोगे सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। अच्छा देखिए इसके नाम में क्या क्या रखा हुआ है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात ये कहता है कि जो वस्तु होंगे उसके ऊपर टैक्स और जो सर्विस होंगे यानी जो सेवा होगी उसके ऊपर टैक्स। कभी कभी एग्जामिनर इसको घुमा घुमा के पूछता है, तो याद रखिएगा ये 2 चीजों पर लगेगा, एक तो जो वस्तु होगा उस पर भी लगेगा और जो सेवा दिया जाता है उस पर भी लगेगा। अभी ये इसको समझेंगे क्या चीज होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार का टैक्स होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। कैसा टैक्स होगा, तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स आप जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल जानते होंगे यार। देखो 2 प्रकार के कर होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे आप जानते हैं किसी के व्यक्ति के ऊपर लगता है। ठीक है, यानी इसके ऊपर आप देखेंगे तो जिसके ऊपर कर लगता है यानी कराघात होता है, उसी के ऊपर करापात भी होता है यानी उसको कर जो है चुकाना भी होता है साथी। ठीक है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे आप जानते हैं जो हम लोग आमदनी आयकर जिसे आप लोग बोलते हो, वो एक प्रकार का डायरेक्ट कर होता है। ठीक है, आप कहोगे सर हाँ आयकर जो है इंसान चुकाता है, ये एक प्रकार का डायरेक्ट कर होता है। लेकिन एक प्रकार का कर होता है ना जिसे आप बोलते हो इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हो, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप मान लीजिए बिस्कुट खरीदने जाते हो तो आप उसके ऊपर सरकार को टैक्स देते हो, लेकिन वो टैक्स आप नहीं पे करते हो, नहीं, जो वो कंपनी बनाया साथी वो बिस्कुट, उस कंपनी ने क्या किया हुआ है, इस बिस्कुट को बनाने में इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस लिख करके आपसे टैक्स लेकर के 5 रुपए का बिस्कुट आपको दिया है। तो इस प्रकार का जो कर होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है।
अप्रत्यक्ष कर होता है। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या जीएसटी आप सीधे सरकार को अपने हाथ से पेड करते हो, तो आप कहोगे नहीं सर, ये किसी वस्तु के ऊपर लग करके आता है और हम उस दुकानदार को देते हैं, दुकानदार सरकार को देता है, इसलिए यह कैसा कर हो गया, तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये प्रवचन इसमें दिया गया है, पर प्रवचन आप एक बार देख लेना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, देखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर को पारित करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही जरूरी है। ठीक है, हमारे यहाँ आप जानते हैं संविधान में संशोधन के लिए कई प्रक्रिया है। एक तो सामान्य संशोधन होता है, जो समान तरीके से संशोधन होता है। एक संशोधन होते हैं साथी जो कि संविधान में संशोधन करना होता है ना, तो एक तरह से संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। ठीक है, जब संविधान के अंदर कोई संशोधन किया जाता है तो हम संविधान संशोधन विधेयक पारित लाते हैं, और ये विधेयक लोकसभा राज्यसभा में आ रहा होगा, है ना। तो इसी तरह से साथ ही याद रखिएगा कि जब हमें जीएसटी को लाना था तो मोदी जी ने क्या करी, मोदी जी के सरकार ने क्या करी, एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करी, और इस विधेयक का जो नंबर था वो था साथी 122वां विधेयक। ठीक है, याद रखिएगा 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। लोगों ने बैठक लगाई और इस पर जो है साथी चर्चा हुआ, संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक। भाई कुछ विधेयक पारित होता है और कुछ विधेयक पारित नहीं होता है, लेकिन ये विधेयक पारित हुआ। ठीक है, ये विधेयक साथी क्या हो गया, पारित हो गया। और जब ये विधेयक पारित हो गया तो इस विधेयक के पारित होने के बाद भारतीय संविधान में संशोधन हुआ। कौन से नंबर का संशोधन हुआ, ये विधेयक था, और संशोधन कौन से नंबर का हुआ, 101वां नंबर का संशोधन किया गया भारतीय संविधान में। सोचिए 101वां नंबर का संशोधन किया गया साथी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, संविधान अधिनियम 2017, संविधान संशोधन अधिनियम 2017 कह सकते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। भाई कोई चीज होता है अगर संशोधन हो रहा है तो उसमें एक्ट हो जाएगा साथी, क्या, 2017। ठीक है, तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, और इस संशोधन के तहत, ये विधेयक था ध्यान रखिएगा, और 101वां संशोधन हुआ, जिसके तहत साथी भारतीय संविधान के अंदर 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन से अनुच्छेद, ध्यान रखेंगे, और इसके तहत 3 नए अनुच्छेद हमारे संविधान में जोड़े गए। कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो इसे याद रखिएगा। पहली बात तो आर्टिकल, ठीक है, एकदम नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से, कौन सा, आर्टिकल 246A। अभी बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, दूसरा चीज इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, आप पता होगा 269 और ए। ठीक है, और तीसरा आर्टिकल था साथी 279, इसे नोट करेंगे, आर्टिकल 279A। ठीक है, तो 3 आर्टिकल जोड़ दिया गया 101वां अमेंडमेंट करके साथी। ठीक है, और इसी में से 246A में जो प्रोविजन था वह साथी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है, यानी जीएसटी का है। तो आप मुझे बताओ वस्तु एवं सेवा कर को पारित करने के लिए कौन सा, आप बताओगे भाई कौन सा संशोधन किया गया था, कौन से नंबर का, तो आप लोग सर 101वां संशोधन। और अगर आपसे पूछे कि कौन से नंबर का विधेयक लाया गया था, तो आप क्या बताओगे, 122वां बताओगे, पर यह सवाल पूछा नहीं है। ये सवाल पूछा है कौन से नंबर का संशोधन, तो 101वां नंबर का संशोधन। और सरकार ने एक वेबसाइट बनाई और यूपी पुलिस कांस्टेबल ने ये वेबसाइट का नाम पूछ लिया। सरकार ने जीएसटी के लिए एक वेबसाइट बनाई है www.gst, याद रखिएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और .gov यानी गवर्नमेंट, क्या, in यानी इंडिया। ठीक है, तो ये वेबसाइट है www.gst.gov.in। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अगला चलते हैं, कुछ प्रवचन यहाँ पे लिखा गया होगा, आप इसे देख लेना, इसको, है ना। वेबसाइट का नाम भी देखिए मैंने मेंशन करवा दिया था, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना। अगला सवाल, भारतीय संविधान के ... के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाओं को, यानी दोनों लोग, जैसे संसद आप जानते हैं केंद्र सरकार हो गया, और राज्य विधानसभा माने प्रत्येक राज्य, चाहे वो आपका यूनियन टेरिटरी भी हो। जैसे आप देखेंगे तो दिल्ली में, आप देखोगे सर दिल्ली में विधानसभा है ना, तो दिल्ली की सरकार भी, और साथ में आप देखोगे कि जो पुडुचेरी की सरकार है वो भी। ठीक है, विधानसभाओं को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का समवर्ती शक्ति होगी, यानी ये दोनों लोग शक्ति पावर है कि जीएसटी के बारे में कानून बना सकते हैं। ऐसी बात
कहां पे लिखी गई है। तो साथ ही याद रखेंगे इस पॉइंट को, जो ये आर्टिकल 246 ए है जिसे जोड़ा गया था 246 ए, इसमें ये पॉइंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है जरा सा देखिएगा, तीनों को अच्छे से समझ लीजिए कि तीनों क्या क्या हैं, एक बार समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर में 246 एक माने 246 ए क्या है। तो याद रखेंगे 246 ए कहता है कि भैया सुनो, अगर जीएसटी के बारे में कानून बनाना है तो दो लोग कानून बना सकते हैं, एक तो संसद बना सकता है, ठीक है, और राज्य का विधानमंडल बना सकता है, राज्य का विधानमंडल बना सकता है, ठीक है। ये पॉइंट कहां पे लिखा गया, तो आप बोलो सर 246 ए में लिखा गया है, ठीक है। 269 ए ये क्या कहता है साथी, देखना जरा, ये कहता है कि अगर व्यापार अंतरराज्यीय होगा, ठीक है, अगर व्यापार 269 ए क्या कहता है कि अगर जो आपका ट्रेड है, जो आपका व्यापार है एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, यानी व्यापार अगर अंतरराज्यीय है, व्यापार की स्थिति क्या होनी चाहिए, अंतरराज्यीय होना चाहिए, अंतरराज्यीय, ठीक है। कह रहा है कि अगर व्यापार साथी अंतरराज्यीय होगा ना, तब जो विधि होगा या जो टैक्स को कलेक्शन किया जाएगा, एकत्र किया जाएगा, तो यहाँ पे दो पॉइंट को याद रखना, एक तो कर लगाया जाएगा, ठीक है, कर लगाना और एकत्र करना, ठीक है, एकत्र करना, ये दोनों के दोनों कार्य कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, यानी केंद्र सरकार करेगा, केंद्र सरकार करेगा अगर व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि यूपी का कोई सामान है, ठीक है, यूपी में प्रोडक्ट हो रहा है और एमपी में जाके बिक रहा है, तो इन दोनों के मध्य जो जीएसटी लगेगा यानी सीजीएसटी लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगेगा साथी, वो जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अभी और समझेंगे, घबराइए मत, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था 269 को आप याद रखिएगा। एक और था 279, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई देखो सारा काम अकेले सब कोई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति को एक पावर देंगे। किसको पावर देंगे, राष्ट्रपति को, संसद को नहीं, ध्यान रखना होगा, राष्ट्रपति को एक पावर देंगे। क्या पावर देंगे कि भाई जो माननीय राष्ट्रपति जी है ना, महामहिम, ये क्या करें, एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद, ठीक है। तो भैया जीएसटी परिषद बनाएंगे और ये जीएसटी परिषद जो है इस पर निर्णय लेगा। इसमें जो मेंबर होंगे इनका नंबर आप देखोगे तो इसमें जो है साथी 33 सदस्य होंगे। कितने, 33 सदस्य होंगे। तो इतनी पॉइंट आपको साथी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्लियर है ये बात, है ना। ये तीनों आर्टिकल आपके क्लियर हो गए, 279 भी, 246 भी और 269 भी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट लिखा गया होगा, इसको समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, अपने हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया जाता है। अब बोलोगे सर ये तो बात हुई ना, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति बनाएंगे, ऐसा है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी कि राष्ट्रपति के द्वारा 279 ए में क्या कहा गया है, ये जो आर्टिकल है ये कहा गया 279 ए में कि भाई जैसे ही जीएसटी लागू होता है, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक प्रकार का परिषद का गठन करेंगे साथी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो ये परिषद होगा, जीएसटी परिषद जिसे आप बोलोगे, जीएसटी काउंसिल जिसे बोलोगे, इसका अगर आप मुख्यालय देखोगे साथी तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है, तो बोला नई दिल्ली। और ये जीएसटी पर साथी बैठक करती है, उसमें रिफॉर्म करती है, जैसे अभी भी बैठक हुई है इसकी हाल ही में, ठीक है, याद रखेंगे। पहली बार इसका अगर गठन आपसे पूछेगा कि भाई पहली बार जीएसटी परिषद कब गठित हुई थी या औपचारिक रूप से इसका गठन कब किया गया था, तो डेट याद रखिएगा 12 सितंबर, ये डेट याद रखिएगा, 2016 को औपचारिक रूप से जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था साथी, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो मेरे दोस्त ये सवाल आपसे पूछ सकता है, पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 22 से 23 सितंबर 2016, सितंबर 2016। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि अभी हाल ही में इसकी कौन सी बैठक हुई है, 56वीं की 57वीं, और कब हुई है, उसका डेट आप मुझे जरूर बताना, कमेंट करके बताना, गूगल पे रिसर्च करके बताना कि जीएसटी काउंसिल की भी हाल ही में कौन सी बैठक हुई है साथी, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये भी बात बहुत जरूरी है। तो याद रखेंगे जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं साथी, जैसे इस समय निर्मला जी श्रीमती सीतारमन है, तो वैसे ही जो हमारी वित्त मंत्री होती हैं,
ठीक है, केंद्रीय स्तर की, वह अध्यक्षता करती हैं। राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा अध्यक्षता जीएसटी काउंसिल की कौन करता है, तो इनका नाम बताइएगा। ठीक है साहब, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ये कुछ पॉइंट है, इसे आप लोग प्लीज 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 नोट्स कर लेना और एक काम और करते रहना। जैसे मान लीजिए हमने जीएसटी आपको पढ़ा दिया, आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब जब भी आप कहीं भी क्वेश्चन लगाओ, किसी भी पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑफलाइन टेस्ट दो, कुछ भी करो, अगर वहां पे साथ ही जीएसटी का कोई सवाल आता है तो आप अपना ये नोट्स अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने नोट्स में उस पॉइंट को लिख लीजिए। अगर हमसे मिसिंग हो जा रहा है तो आप जहां भी टेस्ट में पाओ, कहीं भी अगर इस पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आप पाते हो तो अपना नोट्स जो है साथी वो आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप ये जो पूरा ग्रुप हमारा चल रहा है पीडीएफ वाला, आप उसे ज्वाइन कर लेना। एकदम आपको ये मिल जाएगा, इसका प्रिंट कराना और एग्जाम से 20 दिन पहले या जैसे से आपका मन करेगा प्रिंट करा करा के आप जो है इसको बार बार अपडेट करते रहिएगा टेस्ट वगैरह से। ठीक है, तो इसके लिए आप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 888716 810 पे। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हम आपको कंप्लीट करा देंगे, मतलब दोनों की प्रैक्टिस आपकी करा देंगे। एक तो हिंदी की चैप्टर वाइज अच्छे से करवा देंगे, एक आपका साथी जीएस का करवा देंगे। वैसे तो इसकी फीस और चार्जेस आप जानते हैं पूरी तरह से, पहले ही मैंने डिस्कस कर रखा है, वो आपका इतना है। लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए इसमें पूरी तरह से 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, जब तक चलेगा मैं आपको लास्टली बता दूंगा। तो अभी ये चार्जेस सिर्फ इतना लगेगा, दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे आप, 100% कंप्लीट कर लेंगे, है ना। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको लगेगा कि हाँ पूरी तैयारी आपकी हो गई। चाहे जो दुनिया का मॉक टेस्ट दीजिए, किसी भी पोर्टल पे जाइए, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। बस आप मेहनत करोगे तब। जैसे ही आप ये पूरा नोट्स ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स मिलेगा। अब आपको नोट्स का प्रिंट आउट कराना है और जितना भी टेस्ट हो मार्केट में, जब भी आप टेस्ट लगाओ, अपना ये चैप्टर जैसे ही आपके सामने आए और इसका क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो यहाँ पे तुरंत इसको अपडेट कर लीजिए, है ना। तो ये आप यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करिएगा। अभी जो है फीस इसका आपका इतना ही लगेगा, पर ये कब इतना हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि ये मैक्सिमम 500 या 1000 लोग के लिए हो, उसके बाद साथ ही ये फीस आपका 200 हो सकता है। ठीक है, इसलिए लगता है क्योंकि ये पूरा प्रिंट मोड में आपके लिए बनाना पड़ता है साथी, है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आया हुआ है। शर्म की बात तो ये है कि पेपर में आया हुआ है, तो अगर आप हमसे पढ़ लिए होंगे तो आप तुरंत कहोगे अरे सर ये तो 33 है, हम लोग तुरंत मार देंगे, है ना। अच्छा आप मुझे बताओ कि क्या जो जीएसटी है वो जीएसटी काउंसिल जो है संवैधानिक है या कैसा है साथी। तो आप जानते हैं अब 279 आर्टिकल में है, और आर्टिकल में जब कोई चीज अनुच्छेद में रहता है तो वह कैसी निकाय बन जाती है। तो आप बोलोगे सर वह एक संवैधानिक निकाय बन जाती है। सर कैसा भाई, संविधान के अनुच्छेद में है तो इसीलिए कैसा निकाय है। तो जीएसटी काउंसिल, याद रखिएगा कि जीएसटी काउंसिल, एक पॉइंट याद रखिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है। इस पॉइंट को प्लस में आप याद रखना कि 279A के तहत बना है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ध्यान रखना। ये करते हैं साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में ये चीज क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं, देखना जरा। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये बेचारा दुकानदार है, ठीक है, और इसने क्या करी हुई है, एक कोई सामान खरीदी हुई है साथी, है ना। मान लीजिए कि ये गया, पूरा दुकानदार है साथी, है ना, और इसने क्या करी हुई है, 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, और वो सामान है सीन गुड्स, जैसे तंबाकू वगैरह है मान लीजिए, ठीक है। तो भाई इसने क्या करी, 100 रुपए का तंबाकू का पैकेट खरीदा, और जानते हैं आप लोग इसके ऊपर तंबाकू जब ये खरीद रहा है तो सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा कितना, 40% इसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 40 रुपया इसको और पेड करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, दुकानदार को कितना दिया साथी। तो आप बोलोगे सर इसने दुकानदार को 140 रुपए दिए, ठीक है। आप कहोगे हाँ सर, ठीक है। इसने क्या किया, 140 रुपया साथी यहाँ पे पेड किया हुआ है दुकानदार को। अब इसमें 40 रुपया, 40% जीएसटी भी इंक्लूड है, ठीक है। अब जरा सुनना, ये अपना तंबाकू लेकर आता है साथी, और तंबाकू के ऊपर अपना प्रॉफिट भी ऐड करता है। तंबाकू के ऊपर क्या करता है साथी, प्रॉफिट भी ऐड कर लेता है, अपना लाभ ऐड करता है। जैसे कि 140 रुपया में ये लेकर आता, ठीक है, और फिर इसको साथी ये क्या करेगा, सेल करेगा, कंज्यूमर को देगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसके ऊपर और कितना टैक्स लगेगा, जब ये बेच रहा होगा भाई, तो 140 के ऊपर जब ये बेच रहा होगा 40% आप देख लीजिए। यानी अब आप देखोगे इसे, तो इसमें 40% अगर आप इसका 140 का निकालोगे तो 14 चौके 56, है ना,
तो 40% इसका जब आप निकालोगे साथी तो आप बोलोगे सर 56 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा, यानी टोटल इसकी कास्ट कितनी पड़ जाएगी साथी 196 रुपए पड़ जाएगी, है ना। लेकिन जीएसटी ये कितना हो गया साथी, इसके बाद सेलिंग करने के बाद 56 रुपए हो गए। तो अब जानते हैं आप लोग इसमें क्या होगा कि अब आप देखोगे कि 56 रुपया इसको फिर से सरकार को देना पड़ेगा, है ना। यही तो मतलब हुआ, एक बार बेचारा 40% दिया जीएसटी, यानी 40 रुपए यहाँ सरकार को दिया, ठीक है, और फिर कह रहा है कि 56 रुपए यहाँ दुकानदार को देगा। तो आप देखिएगा तो 96 रुपया तो बेचारा वही से इसका हो गया, बर्बाद हो गया। 100 रुपया लिया था साथ ही, 96 रुपया तो वही से इसमें हो गया। तो इसके लिए क्या करता है ना, एक दुकानदार आईटीसी फाइल करता है कि जो हमारा इनपुट टैक्स है उसको फाइल करता है। तो जब ये सरकार को देगा तो कहेगा देखो साहब, हमारा जो पहले अभी जो प्रीवियस हमने सेलिंग किया वो 56 रुपए का हमारा टैक्स था, ठीक है, और हमने पहले 40 रुपया दे दिया था, यानी अब जो है हम जो आपको देंगे वो मात्र 16 रुपया देंगे। कितना? 16 रुपया देंगे। तो जब साथ ही आईटीसी फाइल किया जाता है तो जो एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह दिया गया होता है वो टैक्स जो है उसमें कट जाता है, यानी जो दोहरा टैक्स है ना उससे बचाव के लिए आईटीसी फाइल करना पड़ता है। लेकिन आईटीसी फाइल हर कोई नहीं कर सकता, नहीं, कुछ इसकी सीमाएं हैं कि कितने रुपए से ज्यादा के व्यापारी आईटीसी फाइल कर सकते हैं। आईटीसी फाइल करने पर वो उतना पैसा आपको वापस मिल जाता है साहब, ठीक है। तो ये होता है, यानी इनपुट पर चुकाया गया कर, देखिए, या फिर जो क्रेडिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं साथी इनपुट टैक्स क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, पर ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, दुकानदार वाले जाने, उनका मैटर है। बस आप इतना जानिएगा कि जैसे आप मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइल करेंगे जीएसटी के अंदर, है ना, कभी आप दुकान वगैरह अगर चलाना, जब भी आप इसको फाइल करोगे तो आपको जो आपके इनपुट टैक्स हैं या जो आपके क्रेडिट हैं वो आपको वापस मिलने वाले होंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार का क्या है आप बताना, इनपुट पर, अच्छा वो कर वापसी नहीं, नहीं, इनपुट पर चुकाए गए कर या क्रेडिट को हम आईटीसी के नाम से जानते हैं। आईटीसी का पूरा नाम आपसे पूछेगा साहब, यहाँ पे कहेगा कि आई क्या है, तो आई फॉर इनकम ना बता देना, नहीं तो हो जाएगा आपका दलाला, है ना। आई फॉर इनपुट बताना, टी फॉर टैक्स बताना, और सी से क्रेडिट बताना, है ना। ये पॉइंट। अगला कुछ लिखा नहीं है, लिखवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकीकृत इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में सही नहीं है। देखो अब ये जीएसटी के जानते हैं 4 पैर हैं, ठीक है, वैसे तो 3 ही पैर हैं, एक चौथा पैर नहीं जोड़ा जाता, 3 इसके पैर होते हैं। 3 प्रकार के कर इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं 3 प्रकार के कर? सबसे पहले तो आप जानते हैं, ये सवाल आपसे पूछा कि इंटीग्रेटेड आई जीएसटी में आई क्या है, ये पुलिस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं कि यहाँ पे आई क्या है, तो आई है साथी इंटीग्रेटेड, जिसे हम बोलते हैं एकीकृत गुड्स माने वस्तु एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी तो सबको पता है, ठीक है। तो एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। सेकंड होता है साथी स्टेट गवर्नमेंट का लगता है, स्टेट गवर्नमेंट सॉरी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्टेट होता है, यस फॉर क्या होता है, अब बोलना सर स्टेट होता है। तीसरा जो होता है साथी सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी होता है साथी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो परिभाषा आपसे सवाल में पेपर में पूछा जा चुका है, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ। आईजीएसटी में पूछा गया कि आई क्या है, तो याद रखिएगा आई मतलब इंटीग्रेटेड है, ठीक है। ये कब लगता है, तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है साथी कि यह जो टैक्स होता है, पहली बात तो इसे लगाता कौन है, आईजीएसटी जो होता है साथी, ठीक है। तो पहले पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना होगा आईजीएसटी के बारे में, कि ये जो टैक्स होता है ना वो अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान लगाया जाता है। मतलब कि अगर आपका सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान गुजरात में बना और गुजरात से अगर वो यूपी में सेलिंग के लिए आ रहा है साथी, यूपी में, तो उस सामान के ऊपर लगेगा, आप उसका पर्ची, उसका बिल आप कभी पढ़ना, तो जो भी सामान आप मंगाना उसके बिल पे लिखा होगा साथी आईजीएसटी, ठीक है। कोई भी आप बिल लेना तो वहां पे आपको मिलेगा आईजीएसटी, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, पहली बात तो ये, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई सेवा हो, डॉक्टर हो या एलआईसी हो, कुछ भी, उनका पर्ची एक बार देखना तो उसमें आईजीएसटी एड रहेगा साथ ही, ठीक है। तो वस्तु और सेवा के अंतर्राज्यीय व्यापार पे लगेगा आईजीएसटी, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात कि इसका कलेक्शन कौन करेगा साहब, ये बात को ध्यान रखना होगा साथी, है ना। इसका कलेक्शन कौन करता है, तो इसका कलेक्शन साथी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार नहीं कलेक्शन करती है,
तो आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करेगा? तो याद रखेंगे साथी, इसको एकत्र कौन करेगा? तो आप बताना सर, एकत्र केंद्र सरकार करेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है साथी, ना तो ये कर लगाती है और ना ही ये कर एकत्रित करती है। स्टेट गवर्नमेंट ये काम नहीं करती है, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। पहली दूसरी चीज, ठीक है। लेकिन जो ये आईजीएसटी से जो कर प्राप्त होगा उसका वितरण कैसे किया जाएगा? तो साथी, इससे जो एकत्र जो राजस्व होगा ना, उसको केंद्र और राज्य के मध्य साथी एक निश्चित दर पर बांटा जाएगा। ये वाली बात सही है, जो कलेक्शन होगा वो बांटा जाएगा, लेकिन कलेक्शन यहाँ पे आईजीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो भैया यही वाला विकल्प आपका सही नहीं है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर ये पॉइंट साहब है ना? देखना जरा, याद रखिएगा। जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्सेस शामिल हैं? तो बोलना सब 3 है, ये है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो मैंने अभी आपसे बताया कि भैया यहाँ पे एकीकृत वस्तु और सेवा कर वस्तु और सेवा के अंतर राज्य व्यापार के दौरान लगाया जाता है। आईजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, यही कलेक्ट इसको करता है। राजस्व जो है साथी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच डिवाइड किया जाता है, यानी बांटा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? कितना प्यारा सवाल है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो जीएसटी के बारे में सही नहीं है? कह रहा है कि जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है ना? ये बात तो सही है। इसमें क्या है कि एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में लागू है, इसमें क्या है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों में एक व्यापक उगाही और वसूली है। आप कहोगे सर अभी तो हम लोग देखें जो आईटीसी है वो एक प्रकार का इस तरह से कोई उगाही वसूली नहीं होता है, उसमें हम फाइल करके प्राप्त करते हैं, ये गलत है। एक गंतव्य आधारित कर है, सही है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। हाँ, 3 प्रकार के हैं, वैसे आप देख ही रहे हैं, ठीक है। सब कुछ सही है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपका सही नहीं है साथी, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे यहाँ पे होना चाहिए जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो आप जानते हैं जब ये लागू हुआ था, या वर्तमान में भी श्री अमिताभ बच्चन जी जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी पुलिस का ये सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अगला सवाल करते हैं, सितंबर 2025 के बाद अभी जो हाल ही में मीटिंग हुआ है, जो दूध और ब्रेड ये जो प्रोडक्ट हैं या जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी का रेट कितना है? तो पहले तो साथी ये 5% से 12% तक था, ठीक है, 5% से 12% तक था। पर अचानक से सरकार को पता नहीं शर्म आ गया कि क्या आ गया, सरकार ने कहा नहीं ज्यादा हो जा रहा है, और हम लोग क्या करते हैं जीएसटी छूट अभियान लेकर आते हैं समझ रहे हैं, और पूरे देश में बताते हैं कि हमने जीएसटी 2017 में लगाया था और उसके बाद 8 सालों तक यानी 2025 तक हमने खूब आपसे लूटा खाया, अब हमारा मन भर गया है, अब हम क्या करेंगे इस 12% से कम करके जीएसटी क्या कर देंगे 5% फिक्स कर देंगे। तो दूध और इससे जो बने उत्पाद हैं मोदी जी ने रहम कर दिया है लोगों के ऊपर, और अब इनको समझ में आ गया कि हमें जो है ये 5% करना होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जैसे जो हमारे दूध है, पनीर है, दही है, ठीक है, हालांकि वो कुछ ऐसे हैं जो अभी भी 0% टैक्स पे आते हैं, लेकिन जैसे बटर हो गया और घी हो गया, फिर चीज हो गए, उन पर जो है साथी ये टैक्स लगता है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे 0% ऑप्शन में है नहीं, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है 0% से 5%, तो हम जो है साथी यहाँ पे इस पे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो जीएसटी में जो स्लैब है वो कुछ वस्तुओं पर 0% लगा हुआ है, कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 5% लगा हुआ है, कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 12% लगा हुआ है, कुछ वस्तुओं और सेवा पर आप जानते हैं 18% लगा हुआ है साथी, है ना, और कुछ वस्तु और सेवा पर आप जानते हैं साथी ये 40% तक जीएसटी लगी हुई है। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे तो ये इसके 5 पिलर हैं साथी, ठीक है। इनमें से मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं कुछ पे 0% लगता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर साथी ये 5% का लगता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे 12%, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कुछ 18, कुछ पे 40। तो यहाँ पे चूंकि अब ये ऑप्शन में पहले अगर ऑप्शन में होता 5% और 12%, तो हम ये वाला विकल्प मार देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इस टाइम हम जो है विकल्प ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा, जो सीन गुड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि जो सीन गुड्स होते हैं
जैसे जो तंबाकू उत्पाद की गुड्स मतलब सामान हो गए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जो सिगरेट होता है साथी, ठीक है, जो सिगरेट हो गया या पान मसाला गुटखा, उस पर आप देखोगे तो उस पर 40% का जीएसटी लगता है। मेरे भाई 40% का जीएसटी लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो छोटी कारें होती हैं, ये सवाल भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, जो छोटी कारें, या तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा या एग्जामिनर आपसे कहेगा कि भैया बताओ जो 350 सिलेंडर सीसी की जो गाड़ियां हैं, इससे कम की जो गाड़ियां होती हैं, उसके ऊपर सरकार ने जीएसटी कितने परसेंट की लगाई हुई है साथी? 18% जीएसटी उसके ऊपर लगता है। पहले ये ज्यादा था, पर इस पर साथी 18% की जो है साथी जीएसटी लग रहा है इस टाइम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, छोटी कार के ऊपर जीएसटी इतना लग रहा है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचना स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है? तो वैसे तो 3 है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होती है वो भी इसमें ऐड हो जाता है, यानी 4 हैं साथी। कौन कौन से 4 हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखा जाए तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा जो होता है साथी वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तीसरा आप जानते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, अंतर राज्य पर लगता है और इसे लगाता और वसूली कौन करता है? तो आप बोलोगे सर केंद्र करता है, ठीक है। चौथा जो होता है साथी वो होता है यूनियन टेरिटरी, जो संघ शासित प्रदेश हैं, उनके ऊपर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है वो, और इसे कौन लगाता है? तो आप बताओगे जो हमारे यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वो लगाते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे तो जीएसटी मॉडल की संरचनाओं में जो स्ट्रक्चर है इनकी संख्या कितनी है? तो मेरे भाई 4 है, ठीक है। अगला सवाल कर देंगे, ये सवाल यूपी पुलिस का है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला, वस्तु एवं सेवा कर के लिए प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान पत्र संख्या क्या कहलाती है? जैसे मान लीजिए कि आपका कारोबार अच्छा है तो आपको जीएसटी में जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड आपने किया होगा, तो आपको क्या मिलेगा साथी? तो आपको एक नंबर मिलेगा। क्या आपको मिलेगा? कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, सर्विस टैक्स नंबर। तो जीएसटी नंबर जिसे आप लोग बोलते हो, जीएसटी नंबर बोलते हो आप, और इसे इंडिया में होने की वजह से तो जीएसटी आईएन पूछ लेता है, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया जो जीएसटी आईएन है इसका पूरा नाम बताओ, तो बताना, क्या बताओगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई से बताना यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जीएसटी आईएन में आई क्या है, तो लोग बोलेंगे आई फॉर इंडिया। ऐसा सर आई फॉर इंडिया नहीं होगा, आई फॉर बोला आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और एन से क्या होगा? तो एन से नाम नहीं, एन से नंबर, ठीक है। और ये कितने अंक का होता है ध्यान रखना, तो ये इसका जो है हमारे यहाँ इसमें जो है साथी 15 अंक होते हैं, और कांस्टेबल में ये भी पूछा है कि जीएसटी आईएन में कितने अंक होते हैं, तो ये इसमें 15 अंक होते हैं। जब आप जीएसटी लेने जाओगे तो आपको मिलेगा जीएसटी आईएन, और इसमें आइडेंटिफिकेशन है, इंडिया नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, वो वाला इंटीग्रेटेड है, और इसी तरह आइडेंटिफिकेशन है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला, वस्तु एवं सेवा कर में एसएसी कोड क्या है? अब देखो बड़े स्तर पे जब व्यापार होता है तो उसमें एसएसी नाम का एक कोड आपको मिलता है साथी, एक तो का एचएसएन और एक होता है एसएसी। तो ये दोनों कोड का नाम याद रखिए, आप व्यापारी नहीं है तो बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना। एक होता है साथी एचएसएन, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमिनोक्लेचर, एचएसएन हार्मोनाइज्ड, ये परिभाषा याद, फुल फॉर्म याद रखना होगा, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनिकल्चर, ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन में दिखाएंगे, लिखा होगा। और ये होता है साथी एसएसी, ठीक है, ये सेवाओं पे लगता है एसएसी। जैसे मान लीजिए कि हम गए और हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए कुकर हमको लेना है, कुकर, प्रेशर कुकर, ठीक है, कोई सामान लेना है साहब, गुड्स लेना है, ठीक है। तो अब उस गुड्स के लिए उस किसी पर्टिकुलर गुड्स पर क्या क्या चीजें लगना होगा, तो उस गुड्स को एचएसएन नंबर से दर्शाया जाता है साथी, किसी गुड्स को, सामान को, ठीक है। और एचएसएन नंबर आप भारत में देखोगे तो ये 8 अंक का कोड है, सामान्यतः विदेशों में 6 है, लेकिन कनाडा में जैसे आप देखिए जहां से हमने जीएसटी लिया वहां पे 6 है, लेकिन एचएसएन नंबर आप भारत में पाओगे तो ये 8 नंबर का कोड होगा। आप कोई सामान खरीदना तो उसके ऊपर एचएसएन नंबर जरूर मेंशन होगा, ठीक है। और एक होता है साथी सर्विस अकाउंट कोड, जिसे हम बोलते हैं एसएसी। जब हम कोई सर्विस लेते हैं, जैसे मान लीजिए एलआईसी से कोई सर्विस ले रहे हैं
या कोई सेवा आप किसी चीज से ले रहे हैं, ठीक है। सर्विस में क्या क्या चीज आएगा, इकोनॉमी में आपको हम एक दिन पढ़ा देंगे। तो सर्विस जब आप कोई ले रहे होते हैं तो आपको एसएससी कोड मिलेगा और ये सर्विस से संबंधित होगा। सर्विस अकाउंट कोड होता है, पेपर में पूछा गया है। इनकी संख्या जो होती है इसमें आप देखोगे तो 6 डिजिट का ये नंबर होता है, ठीक है। और ये सेवाओं पर लगता है, ये वस्तु पर लगता है गुड्स पर, और ये सर्विस पर लगता है साथी, यानी ये सेवाओं पर लगता है। तो प्लीज ये सेवाओं को वर्गीकृत करता है, ऐसा समझिएगा। ये गुड्स यानी सामान को वर्गीकृत और ये सेवाओं को वर्गीकृत करता है। होपफुली आप अच्छे से समझ गए होंगे इस पॉइंट को साहब, है ना। देखना जरा, एचएसएन को क्या बोलेंगे हम लोग, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर बोलेंगे, ठीक है। कितने अंक का होगा एचएसएन, तो आप बोलना 8 अंक। क्या करेगा, तो सामान को वर्गीकृत करेगा। एसएससी में कितने अंक होंगे, 6। क्या करेगा, सेवाओं को वर्गीकृत करेगा। इतनी पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक है। अगला पूरा नाम प्लीज आप एक बात इनका याद रखना, पेपर में पूछेगा। सर्विस अकाउंट कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। अगला, नए स्लैब के अनुसार जो हमारे यहाँ मोबाइल फोन होते हैं उस पर जीएसटी रेट क्या किया गया है। तो याद रखेंगे जीएसटी रेट अगर आप देखोगे नए स्लैब के अनुसार वो 18% स्टैंडर्ड रेट इसके ऊपर लगता है साथी, तो 18% लगता है। मोदी जी घटा देते तो फोन हमारे यहाँ सस्ता हो जाता है, ठीक है। लग्जरी गुड्स और सीन गुड्स पे आप देखेंगे तो 40% की जीएसटी होती है। तो कहाँ कहाँ पे लगता है 18% की जीएसटी, अगर कम कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। जैसे मोदी जी से रिक्वेस्ट आप लोग करिए कि जैसे इतना एहसान किए तो ऐसे कम कर दें, तो जो हमारे साथ मोबाइल फोन होंगी ना वो थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी। तो यहाँ पे मोबाइल फोन साथी, मोबाइल फोन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चूंकि मोबाइल मध्य क्लास के लोग तो चलाते नहीं, आप जानते हैं मोबाइल लोग अमीर लोग चलाते हैं, तो इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर 18% जीएसटी ठूक दी है, ठीक है। अगर आप लैपटॉप बाय करने जाते हैं, ठीक है, लैपटॉप बाय करने जाते हैं तो आपको 18% जीएसटी सरकार को देना पड़ता है। अगर आपके हमारे जो कोई शादी विवाह पड़ गया भाई, गौना वना हमारे यहाँ आप देखोगे हिंदुस्तान में है कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन बहू को रेफ्रिजरेटर जरूर दिया जाता है साथी। तो उसके ऊपर रेफ्रिजरेटर अगर आप खरीदने जाएंगे तो 18 रुपया पहले मोदी जी को देना पड़ेगा। 100 रुपया का अगर सामान है, 10,000 का अगर सामान है तो 1800 रुपया मोदी जी यहाँ उनको देना पड़ेगा कि हमारी बेटी की शादी है, आप आइए 1800 दीजिए क्योंकि आपने हमें 2,000 रुपया हर माह दिया हुआ है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर आप देंगे, जाहिर सी बात है, तो 18 रुपए यहाँ पे सरकार को आप देंगे, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है कुछ लोग साथी टीवी भी दे देते हैं, तो टीवी दे देते हैं तो वो भी 18 रुपया और मोदी जी को दीजिए। अरे 2,000 दिए हैं आपको, मामूली बात है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा पैसे वाले हैं और आप जो है अपनी बेटी को एसी देना चाहते हैं तो भी आप 18% का जीएसटी आप भरिए, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है घर बनाने के लिए और आप सीमेंट खरीदना चाहते हैं तो भाई सीमेंट के ऊपर भी मोदी जी पहले कहेंगे एक भाई रुक 18% हमको तुम जीएसटी दे दो, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को। बैंकिंग सर्विसेज आप ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ले रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। बायोडीजल का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो मोदी जी कहेंगे पहले 18 रुपया हमको दो, हमारा खर्च चले, हमें विदेश घूमना है ना। तो ये सारी चीजें साहब, इन पर सारी स्टैंडर्ड टैक्स लगाते हैं, 18% की जीएसटी लगाते हैं साहब, ठीक है। ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रिटिश काल नहीं है, ये हमारा स्वर्णिम युग चल रहा है, अमृत काल का समय चल रहा है। तो इसमें जो है लूटो और लूटे खाओ सिद्धांत पे काम करता है ये पूरा सिस्टम। लग्जरी और सीन गुड्स पर 40% का टैक्स लगता है, बहुत अच्छी बात है। तंबाकू के ऊपर लगेगा क्योंकि लोग तंबाकू छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए तंबाकू पर अच्छे खासे पैसे लूटती है सब, है ना। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या होती है साथी। व्हाइट गुड्स का मतलब जो बड़े उत्पाद आ गए, जैसे मान लीजिए कि एहसान किया है अभी सरकार ने आपके ऊपर, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, ये व्हाइट गुड्स में आता है साथी, ठीक है। एयर कंडीशनर हो गया, ये व्हाइट गुड्स पर आता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन देख सकते हो, ठीक है, ये आपका व्हाइट गुड्स पे आता है साथी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर आप देख सकते हो, व्हाइट गुड, ये सब व्हाइट गुड्स होते हैं साथी। और इस पर सरकार चाहे तो आप पाओगे कि उच्चतम माने 28% तक जीएसटी लगा सकती है व्हाइट गुड्स पर साथी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माने 28% तक लगा सकती है अगर सरकार चाहे। एयर कंडीशनर पर, जो वॉशिंग मशीन है इस पर साथी, है ना। तो एयर कंडीशनर मत खरीदने जाइएगा, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर है इतना लगा सकती है। तो कुछ चीजों पर सरकार 18% लगाई है और कुछ चीजों पर सरकार जो हमारे साथी वो 28% की जीएसटी ठोक दी है, ठीक है। तो कुछ पर 18% है, कुछ पर 28% है। तो मैक्सिमम कितनी लगा सकती है, 28% तक लगा सकती है, ठीक है। कुछ पर लगाई हुई भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भारत में जो जीएसटी है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है, इसलिए सरकार इसको लेकर आई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत में आप पाओगे तो जीएसटी का जनक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अगला सवाल करेंगे साथी, 2025 के बदलाव के बाद जो दवाइयां हैं उनके ऊपर जीएसटी का कितना स्लैब है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पहले साथी दवाई के ऊपर मोदी जी ने बहुत रहम किया है लोगों के ऊपर, सच आपसे बताएं, ठीक है। पहले 12%, पूरे 8 साल मोदी जी ने 12% लिया, यानी अगर आप कोई भी दवा खरीद रहे हो और उसकी कीमत साथी 100 रुपए, तो यकीन मानिए उसमें 100 रुपए में 12 रुपए मोदी जी के हाथ में जगह है, बाकी आपके पास। और आप जानते हैं कि अगर आप 3,000 रुपए की दवा कहीं भी आप मेडिकल पे चले जाओ, प्रिंटेड दाम पे आपको साथी दवा मिल रहा है। अगर आप 3,000 रुपए की दवा ले रहे हैं साथी, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कम से कम आप मान के चलिए कि 360 रुपए मोदी जी के हाथ में है, ठीक है। अब सोचिए, मतलब यार कितनी बुरी तरीके से लूटा गया 8 सालों में देश को, वो आप समझ सकते हैं। एक गरीब आदमी जो दवा पर जीता है, और भारत की 80% मिडिल क्लास साथी ना तो अच्छी क्वालिटी की एयर सुविधा है, ना तो अच्छी क्वालिटी का वाटर है साथी, उसके बाद भी आप सोचिए, उसके बाद भी मेडिसिन के ऊपर गवर्नमेंट हमसे जो है टैक्स लेती है। इतनी प्यारी हमारी यह सरकार, बुरा लगता है सोच करके। लेकिन जो सीन गुड्स होते हैं साथी, इसके ऊपर बहुत अच्छा है कि 40% का टैक्स है। दवाओं के ऊपर सरकार ने रहम दिखाया, और रहम दिखा करके 0 से 5% तक कर दिया। 0 तो कोई नहीं है, 5% तक जो है साथी कर दिया। पहले सरकार को समझ में आ रहा था कि 12% वसूलते हैं, सरकार ने 8 सालों तक खूब वसूली की आपसे, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये तो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपसे बता दिया था, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा सबसे पहले साथी ये काम किया गया था, ठीक है। रेखा सममिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, ध्यान रखिएगा, इनका संबंध साथी अप्रत्यक्ष कर से यानी इनडायरेक्ट टैक्स से है। रंगराजन समिति आप जानते हैं इनका संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से जोड़ा जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद को लेकर के, पेट्रोलियम उत्पाद है ना। बेसल समिति की बात करेंगे तो बेसल कमेटी कोई ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना हुआ है। तो हमारे यहाँ जीएसटी का जो ये मॉडल है हमने कनाडा से लिया हुआ है, पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल आएगा पेपर में, आप प्लीज इसको बता देना, ठीक है, कि हमने जो ये दोहरा मॉडल लिया है ये कहां से लिया हुआ है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है साथी, ठीक है। आगे, यस जीएसटी अधिनियम, यस जीएसटी भाई जाहिर सी बात है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट लाया गया था 2017 में। इसके तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, ठीक है, एनएए की स्थापना की गई थी। तो देखिए, शुरुआत में जब जीएसटी लाया गया था तो एक एक्ट लाया गया था साथी, जिस एक्ट का नाम था, उसी एक्ट के तहत ही तो जीएसटी बना, ठीक है। इसका नाम था स्टेट, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम, जीएसटी एक्ट 2017। और इसके तहत साथी एक संस्था बनाई गई थी, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसका नाम था एनएए, यानी नेशनल एनएए, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी, ठीक है, प्राधिकरण। अब ये एनएए क्यों बनाया गया था, कोई काम रहा होगा, भाई सरकार ने बनाया है, कोई काम रहा होगा, लेकिन अभी बताते हैं क्या काम था। तो एनएए बनाया गया, लेकिन सरकार ने इस समय आप देखोगे 2022 में से भंग कर दिया गया है, यानी 2022 से ये काम नहीं कर रहा है, और इसकी जगह पर सीसीआई जो भारत का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई है, वो काम कर रहा है एनएए का। अब ये एनएए है क्या, जरा सा देखना, समझना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये नाम का कोई दुकानदार है, ठीक है, ये कोई दुकान खोला हुआ है और ये दुकान में क्या कर रहा है साथी, कॉपी बेच रहा है मान लीजिए, ठीक है। कॉपी पर मोदी जी ने जीएसटी लगाई हुई है, ठीक है। एक दिन अचानक से मोदी जी बच्चों की मीटिंग ले रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के, नन्हे मुन्ने बच्चों की, जिनके हाथों से कॉपी पेन इन्होंने छीन लिया है मान लीजिए। वैसे वो लोग जो जिनसे अभी मुलाकात किए हैं बच्चों से, वो बच्चे बेचारे पढ़े पढ़ाए बच्चे हैं, घूस दे करके, मतलब उनको ट्रेंड किया गया है। लेकिन जो आम गांव का बच्चा है जिसके ऊपर ये भार लगाया गया कॉपी पर, मोदी जी को एक दिन रहम आ गया, इन्होंने क्या किया कि यार कॉपी के ऊपर से जो मान लीजिए कि इन्होंने जीएसटी लगाई हुई क्या 12%, ठीक है,
इन्होंने क्या कर दिया, इसको कम करके 5% कर दिया। यानी जो किताब पहले आप मान के चलिए, और कोई 10 रुपए की किताब है तो इस पे साथ ही मोदी जी इस पर 11 रुपया 20 पैसा यानी 1 रुपया 2 पैसा मोदी जी लेते थे। इन्होंने कह दिया कि नहीं, अब हम जो है 10 रुपया 5 पैसा लेंगे, कुछ कम कर दिया। लेकिन दुकानदार ने इसको कम नहीं किया ना, दुकानदार अभी भी कहता है ना, हम जो है वो 12 रुपए का ही कॉपी देंगे, है ना। तो अभी भाई साहब दुकानदार ये काम नहीं किए, मोदी जी ने तो कम कर दिया, लेकिन दुकानदार ने कहा नहीं, अभी मोदी जी को क्या पता, हमने जो है इसको इतने रेट में खरीदा है, हम इतने रेट में बेचेंगे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, इसी काम को रोकने के लिए कि भाई दुकानदार इस सब काम को मैनेज करे, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था साथी, जिसका नाम था NAA। मुनाफाखोरी को रोकने के लिए NAA बनाया गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये आप बताइए कि ये जो है, अगर ये फायदा हो रहा है तो कह सकते हैं क्या कि सर ITC में कमी लाने के लिए, ITC जो होता है साथी, इसकी जो लाभ कीमत है उसमें कमी लाने के लिए भी हम कह सकते हैं NAA को लाया गया। तो NAA क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा साहब। और ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो 171 के तहत बनाया गया था। SGST एक्ट 2017 के अधिनियम 117 के तहत बनाया गया था। क्या, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। और इसको अब क्या कर दिया गया, तो अब बोलना सर इसको भंग कर दिया गया है, और अब इसका काम CCI कर रहा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है मेरे दोस्त, है ना। GST रिटर्न में जब हम फाइल कर रहे होंगे तो उस समय GSTR क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है साथी, ये एक मासिक सारांश रिटर्न होता है और कुछ नहीं होता है, मासिक सारांश रिटर्न होता है। इसी के आधार पे जो साथी ITC जब हम क्लेम करते हैं, ठीक है, तो उस समय साथी जो है GSTR 3B का प्रयोग किया जाता है साथी, ठीक है। एक और आप कहेंगे कि कई दुकानदार कहते हैं क्या GST का बिल बनाना है, यानी GST का ई-बिल बनाना है, ये क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसे सामान बेच रहे हैं, कुछ दे रहे हैं जिसकी कीमत रुपया साथी 50,000 से ज्यादा होगी, और इससे आप जो है साथी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर रहे हो, परिवहन कर रहे हो साथी, ठीक है। तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बना करके देना होगा, जैसे आप GST ई-बिल कहते हो। इससे कम का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, इससे अधिक के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए साथी जो है GST ई-बिल बनता है। तो ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछे कितने रुपए से अधिक का GST ई-बिल बनेगा, तो आप बताना कम से कम 50,000 रुपए, है ना, इससे ऊपर पर, ठीक है। अगला सवाल है साथी, GST के किस धारा के तहत एंटी प्रोटिफायरिंग का प्रावधान किया गया है। अब ये क्या होता है भाई, एंटी प्रोटिफायरिंग, ये कौन सा बवाल आ गया। देखो, ये भी उसी अधिनियम में आता है जो GST एक्ट है, GST एक्ट 2017 साहब, है ना। इसका जो सेक्शन था 170 एक्ट 171, जिसके तहत बना था NAA, ठीक है। तो उसी के तहत साथी ये बनाया गया था। अब NAA साथी वो भी एक समझिएगा कि NAA एक प्रकार का संस्थान है, तो ये पूरा कोई प्रक्रिया होता होगा, कोई काम करता होगा, तो वो पूरी प्रक्रिया एक पूरी जांच प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि कोई दुकानदार अगर चुरा लिया तो उसको तुरंत पकड़ उठा के जेल डालो, नहीं, ये पूरा प्रोसेस होता है साथी। और ये जांच जो प्रक्रिया होती है इसी को हम एंटी प्रॉन्ट फायरिंग जांच बोलते हैं, एंटी प्रॉन्ट फायरिंग जांच बोलते हैं। और ये जो है काम करता है 171 के तहत, ठीक है। जो ये सेक्शन है GST का, उसके 171 के तहत एंटी प्रॉन्ट फायरिंग काम करता है, याद रखेंगे। और ये जो है 3 स्तर पे काम करता है। कैसे कैसे, सबसे पहले तो जब एंटी मिलेगा कोई ऐसा व्यक्ति, तो क्या किया जाएगा, ध्यान पे रखिएगा। तो एक कमेटी बनाई जाएगी जो राज्य स्तर की होगी, पहले नंबर पे राज्य स्तर की। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया होगा, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन अभी आगे हम लोग जरूर इसको पढ़ेंगे। देखिए जैसे ये कह रहा के साथ ही जो ये एंटी प्रॉन्ट फायरिंग जांच की प्रक्रिया वो कितने स्तर पे होती है, तो 3 स्तर पे होती है। कौन कौन 3 स्तर होंगे, देखिए। सबसे पहला जो स्तर होगा वो राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। उसके बाद ये कमेटी का निर्णय डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉन्ट फायरिंग यानी DGAP के द्वारा हुआ होगा, ये निर्णय देगी। अंतिम निर्णय साथी वो NAA के द्वारा दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस समय NAA आप जानते हैं हट गया है, तो अगर एंटी प्रॉन्ट फायरिंग की जांच प्रक्रिया हुई तो अंतिम निर्णय तब कौन देगा, इस समय तो NAA है नहीं, क्योंकि अभी हमने आपसे ऊपर बताया था कि NAA जो ये है साथी ये 2022 में भंग कर दिया गया था। तो इस समय एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, अधिकरण जिसे आप बोलते हो, अधिकरण, ठीक है,
जो न्यायालय की तरह ही काम करता है साथी, जैसे आप ट्राइब्यूनल बोलते हो, तो जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल इस समय बना हुआ है, जीएसटी एटी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मेरे भाई ये परिभाषा यहाँ से सीधे उठा के एग्जामिनर पगला गया है, क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आता। ये कहेगा ए क्या है, लो, तो ए फॉर होगा यहाँ पे एप्लीट। प्लीज ध्यान रखना, पेपर में आएगा, चिपका के आना, एक सवाल आपका सही हो जाएगा। लोग पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन मार के आएंगे, क्या मार के आएंगे वही जाने, या फिर कुछ भी मार के आएंगे, लेकिन आप बोलना सर इसको एप्लीट बोलते हैं, है ना। और ये क्या होता है, टी फॉर ट्रिब्यूनल होता है साथी। जब हम भारतीय संविधान आपको कोई पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ट्रिब्यूनल आपको हम पढ़ाएंगे, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं सीएटी के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और एसएटी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, ठीक है, कभी पढ़ाएंगे, आज नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे तब, है ना। तो याद रखिएगा, तो ये अंतिम निर्णय इस समय आप देखोगे तो ये इसका जो जीएसटी एटी है, इसका एक डिवीजन है जिसका नाम है एंटी फ्रॉड फायरिंग डिवीजन, इसके द्वारा आजकल अंतिम निर्णय लिया जाता है साहब, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ और सवाल यहाँ से नहीं बनेगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन में। अगर अलग से कोई डाउट होगा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज आप कमेंट करना, कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन के लिए, तब तक ले जा दीजिए, जय।